चलिए करंट शुरू किया जा रहा है। चलिए बताइएगा, विदेश सचिव वर्तमान में कौन है? हाँ, विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव हैं, विनय मोहन क्वात्रा। उसके बाद बोलिएगा बी ग्रुप, रक्षा वित्त सचिव वर्तमान में कौन है? हाँ, रक्षा वित्त सचिव वर्तमान में कौन है? देखिए गार्गी कौल, एक नहीं बोले, पहले ही बोल दे रहा है लगता। गार्गी कॉल, देखिए इसको थोड़ा सा बैठा लीजिए। जैसे कि रक्षा की जरूरत पड़ेगा तो कॉल कीजिए, चाहे बीत के पैसा की जरूरत है तो कॉल कीजिए हमको, तब ना देंगे। हाँ एगो है ना, लेकिन यहाँ पर बीत लगा हुआ है, उसमें रक्षा खाली है। गार्गी कॉल। चलिए आगे बोलिएगा, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का पीके मिश्रा है। बी ग्रुप बोलिएगा, सलाहकार प्रधानमंत्री का तरुण कपूर है। सलाहकार प्रधानमंत्री के तरुण कपूर हैं। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के पीके मिश्रा हैं। उसके बाद बोलिएगा, कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? राजीव गाबा है, राजीव गाबा। उसके पहले है महानिदेशक सैन्य अभियान का, बोलिए महानिदेशक सैन्य अभियान। मनोज कुमार कटियार, महानिदेशक सैन्य अभियान के ले जनरल मनोज कुमार कटियार हैं। उसी तरह आगे बताना है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है, जिसे CDS? हाँ, अनिल चौहान जी हैं। उसके बाद आगे बोलना है, थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? मनोज पांडे हैं, केमे हैं, 29वें हैं। उसके बाद बोलिएगा, नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? R हरि कुमार केवा है, 25वां है। उसके बाद बोलिएगा, वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? 27वां है, BR चौधरी। अब देखिएगा, जैसे कि नौसेना, तो नौ मने नाव, पानी से यहाँ रिलेटेड है, नाव पानी में। उसी तरह हरि जी जो है पानी में न रहते हैं, नाक से नाक पर। उसी तरह वायु, तो वायु से थोड़ा सा हवा, तो हवा में देखिए चौधरी लोग ताड़ पर चढ़ता है, उसी तरह थोड़ा सा है ना, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा, सर्वोच्च सेनापति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उसके बाद बोलिएगा, महालेखा नियंत्रक वर्तमान में कौन है? भारती दास हैं, 27वां। उसके बाद बोलिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू है, केवा है, 14वां है। उसके बाद बोलिएगा, उप चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? उप चुनाव आयुक्त, हाँ। देखिए कौन कौन है, अजय भादु हैं, RK गुप्ता हैं, उमेश सिंह हैं और सुदीप जैन हैं। आ से दो नाम है, आ से अजय कुमार और RK गुप्ता और उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। उसके बाद है चुनाव आयुक्त कौन है? हाँ, राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव थे और अनूप चंद्र पांडे हैं। उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बात मत कीजिए, राजीव कुमार है, के में 25वें। चलिए, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। 27 सितंबर वाला, लेकिन एक और 25 जनवरी को भी मनाया जाता है। 20 वाला होता है, हाँ 20 वाला। एगो पर्यटन 27 सितंबर को भी मनाया जाता है। चलिए, इसका ख़त्म हो गया। और ये थोड़ा सा जैसे क्रम है, क्रम याद रखिएगा, वायु, नौ और थल। जैसे देखिए, बादल रहता है सबसे ऊपर, तो बादल में थोड़ा पानी रहता होगा, तब पानी 25 पर है। ओकर बाद हवा होता होगा, हवा वायुमंडल है, हवा हो गया 27 पर, और नीचे में स्थल है
तो ये 29 पर हो गया। थल सेना में यहाँ तो थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन होता था। इसके बाद है त्यौहार, फेस्टिवल है। पेज नंबर कितना था ये? चलिए बोलिएगा बेहदी नखलम मेघालय में, चेरी ब्लॉसम मेघालय में है, लाहो बांग्ला भी मेघालय में ही होता है। उसके बाद पूछ रहे हैं पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 सिक्किम में पहली बार। और बोलिएगा आगे 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव पुदुचेरी। उसके बाद बोलना है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020, हाँ आदि बद्री हरियाणा। उसके बाद बोलना है नौवां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022, हाँ गुवाहाटी असम में हुआ है नौवां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। उसके बाद बोलना है काला नमक चावल महोत्सव यूपी में है सिद्धार्थनगर, यूपी में सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश में मनावल गया काला नमक चावल महोत्सव। हाँ काला घोड़ा महाराष्ट्र और स्ट्रॉबेरी झांसी। यहीं तक न था। देश, अच्छा हाँ एक और है। चलिएगा बोलिएगा वियतनाम के राजदूत कौन है वर्तमान में? संदीप आर्य हैं। और उनका वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और संदीप आर्य वहाँ के राजदूत हैं या उच्चायुक्त। आगे बोलिएगा बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। मुद्रा टाका है और राजदूत कौन है वर्तमान में? प्रणय कुमार वर्मा है। उसके बाद बोलिएगा भूटान, आप लोग ना बोल रहे हैं जी, सुधाकर दलेला। ना कोई कहता कि टानले है, सुधरे का चांस नहीं है, नहीं सुधार थोड़ा सा ना ऐसे ना सुधरे के लिए लगा हुआ है। भूटान टानले जो ना बिगड़ल लुगड़ा रहता है उस टानले रहता है, थोड़ा इसे बैठा लीजिए। उसके बाद देखिएगा मैं हैती गणराज्य का रामू अब्बा गन्नी है और राजधानी कहाँ है? पोर्टो प्रिंस है। उसके बाद बोलिएगा पेरू लिम्मा, उसका कौन है? हाँ विश्वास विदु सबकाल। यहीं तक न था। चलिएगा बताइएगा ऊष्मा का संचरण है इसमें। चलिए ऊष्मा का संचरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बारी बारी से बोलिएगा। चालन, संवहन, विकिरण। एक बी ग्रुप को बोलना है ऊष्मा का संचरण क्या है? ऊष्मा का संचरण क्या है? ऊष्मा के संचरण से क्या समझते हैं? हाँ वही तो अच्छा से बोलो। ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं, चालन, संवहन, विकिरण। ठीक, बोलिएगा चालन में क्या होता है? उसको कंडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। चालन जब कोई वस्तु रखा रहता है बिना माध्यम के वो चला जाता है इसमें खाली ठोस बहुत ज्यादा। देखिए चालन जो है ना, चालन के कारण जो ठोस वस्तु रहता है ना वो गर्म हो जाता है। जैसे स्टील के रहे, अल्मुनिया के रहे, उसमें सब जो है ना चालन के कारण ही गर्म होता है। इसको में है कि जब बिना स्थान परिवर्तन किए पदार्थ के तप्त कण अपनी ऊष्मा अपने बगल वाले कणों को देती है और पूरी वस्तु गर्म हो जाती है तो ऊष्मा के संचरण की इस विधि को चालन कहते हैं। जैसे कि हम तांबा इसमें जैसे ना बल्ब इसमें तार रहता है तो तार भी तांबा के रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको कहेगा
तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसी तरह आगे आगे बढ़ते रहेगा, वो अपने आप गर्म हो। एक मतलब कि ये स्थान परिवर्तन यहीं पड़ी है तो यहीं पड़ी रहा, ये स्थान यहाँ पर नहीं गया है, लेकिन इसको यहाँ दे दिया है ऊष्मा, यही चलते ये आगे वाला गर्म हो गया, फिर इसको ही दिया तो ये गर्म हो गया, फिर इसको ही दे दिया, लेकिन स्थान परिवर्तन नहीं किया, लेकिन सबको गर्म कर दिया। यही है चालन विधि। चालन समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसको हम बताता है कि अर्थात इस विधि से ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु माध्यम के तप्त कणों का स्थानांतरण नहीं होता। माध्यम की तो आवश्यकता है, लेकिन जो है ना माध्यम के तप्त कणों का स्थानांतरण नहीं होता। माध्यम तो यही माध्यम बन गया, लेकिन स्थानांतरण यहाँ पर नहीं हो रहा है, जहाँ पर कण है तो वहीं पर ही रह रहा है, बात ही है। ठीक, स्वतंत्र और बोलता है परिवर्तन नहीं होता है। ठोस पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। जैसे ठोस वस्तु है तो उसका जो कण रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, जिसके कारण इसमें चालन विधि से इसका गर्म होगा, चाहे ऊष्मा का स्थानांतरण होगा चालन विधि के द्वारा। इसी चलते ठोस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है, मैंने चालन विधि से होता है। द्रव एवं गैसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा बहुत कम होता है। ठोस तथा पारे में ऊष्मा का संचरण केवल चालन द्वारा होता है। पूछ देगा कि ठोस और पारे में ऊष्मा का संचरण कौन विधि द्वारा होता है, तो चालन विधि द्वारा। लेकिन आप सोचिएगा कि पारा तो द्रव होता है, तो द्रव होते हुए भी एक में चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचलन हो रहा है। इतनी कंफ्यूजियाई वाला प्रश्न है। पदार्थ में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण ऊष्मा चालकता कहलाती है। चलिए आगे बोलिएगा, चालक से क्या समझते हैं? कंडक्टर। हाँ, जैसे जिसमें धारा प्रवाहित हो तो चालक हो गया, लेकिन एकरा में जैसे ऊष्मा से रिलेटेड है तो इसमें ऊष्मा प्रवाहित होगा। ऊष्मा प्रवाहित होगा तो उसको चालक कहेंगे। जैसे बताना है उदाहरण में कोची कोची हो जाएगा, उदाहरण बोलिए। चालक के उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा? जैसे अभी तो बताएं, समझो तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, अम्लीय जल हो गया, मानव का शरीर हो गया, इसमें सब चालक का प्रकार है, चालक का उदाहरण है। अब बोलिएगा, जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन जितना अधिक होता है उनकी ऊष्मा चालकता क्या होती है? उतना ही अधिक होगा। ऊष्मा की चालकता के आधार पर हम पदार्थों को वर्गीकृत किए हैं कोची कोची में, चालक, कुचालक और ऊष्मारोधी में। चलिएगा, चालक में तो बता दिया, कुचालक में बोलिए। हाँ, जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन सरलता से नहीं होता है या बहुत कम होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है लकड़ी, कांच, वायु, गैसें, सिलिका, कपड़ा, ऊन, रबर आदि। ऊष्मा के कुचालक पदार्थ बुरे चालक अच्छे रोधी होते हैं। जो बुरे चालक होते हैं ना, अच्छे रोधी होते हैं, रोधी या रोधक होते हैं। जैसे कपड़ा, ऊन आदि अच्छे रोधी गुणों के कारण उनके रेशे के बीच फंसी हवा होती है, उनके रेशे के बीच फंसी हवा होती है। चलिए बोलिएगा, ऊष्मा रोधी से क्या समझते हैं? जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं। हाँ, ऊष्मा रोधी। हाँ, जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता है उसे ऊष्मा रोधी कहते हैं। जैसे उदाहरण में नहीं, वो तो हो गया कुचालक में, ऊष्मा रोधी है एस्बेस्टास है और एबोनाइट है। एस्बेस्टास और एबोनाइट। बर्फ इसमें नहीं दिया है, बर्फ होबो नहीं करेगा। चलिएगा आगे, संवहन बोलिएगा। संवहन से क्या समझते हैं? संवहन। हाँ, पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है, तो ठीक है। लेकिन इस संवहन होता है किसको में? द्रव और गैस में होता है। गैसों एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा ही होता है। ठोसों में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण संभव नहीं है। इस विधि में द्रव एवं गैस के कण गर्म भाग से, जैसे देखिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा ना तो ये अच्छा से याद लगेगा। जैसे आप देखे होंगे गर्मी में क्या होता है कि गर्म पानी जो रहता है ना, गर्म जैसे नदी उदी के पानी रहता है, गर्म हो जाता है तो ऊपरे उठता है, तो ऊपरे उठता है, पनिया गर्म का ऊपरे उठेगा। लेकिन शीत वाला जैसे कोची होता है उसको कुहासा गिरता है, तब देखिएगा पानी नीचे गिरेगा, पानी गिरेगा। जैसे ठंडा पानी गिरेगा नीचे, जैसे कुहासा ना गिरता है तो नीचे आते रहता है, लेकिन वही गर्म पानी जैसे रहेगा भाप बन के ऊपर उड़ता है। एक मतलब है कि हल्का होने के कारण ऊपरे उड़ जाता है। ये जैसे ठंडा पानी रहता है भारी रहता है, बने कि कुहासा भारी रहता है, जिसके कारण नीचे ही गिरता है कुहासा।
अब उसको मैं यही बात बोल रहा है कि इस विधि में द्रव एवं गैस के कण गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर उठते हैं तथा ठंडे भाग की ओर जाते हैं, ठंडा भाग की ओर जाते हैं। इसका स्थान लेने के लिए पुनः ठंडे भाग से कण नीचे आते हैं और इस प्रकार संवहन विधि में ऊर्ध्वाधर तापांतर होने पर ऊष्मा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर हो गया और माध्यम के घनत्व में परिवर्तन होने के कारण संवहन धाराओं द्वारा होता है। चलिएगा विकिरण में बताइएगा। सीधी रेखा में मतलब निर्वात में जो निर्वात में इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। नहीं होता है। जैसे सूर्य के जो प्रकाश आता है ना, विकिरण के द्वारा ही हम उससे ऊष्मा लेते हैं। विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में भी होता है। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से जाता है। गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए, माध्यम को गर्म भी नहीं करेगा और जाएगा। प्रकाश की वेग से सीधी रेखा में संचरित होती है। विकिरण में ऊष्मा तरंग के रूप में चलती है। विकिरण में जो ऊष्मा जो है ना, विकिरण में जो ऊष्मा रहता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में जो ऊष्मा रहता है, विकिरण में जो ऊष्मा रहता है तरंग के रूप में चलता है। तरंग के रूप में पूछेगा कि विकिरण में जो ऊष्मा रहता है किस रूप में चलता है, तो तरंग के रूप में चलता है। तरंग के रूप में चलता है। बोलिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग, जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। जैसे पृथ्वी तथा सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से पहुंचती है। पृथ्वी तक जो सूर्य का जो ऊष्मा है विकिरण विधि से ही पहुंचता है। उसके बाद आ जाइएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अयस्क न है। चलिएगा हाली हाली बताइएगा धातु क्रम क्या है। धातु क्रम बताइए। जो प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज बोलिए। पदार्थ होते हैं, जो मतलब उत्पादन किए जाते हैं, वही धातु। धातु हम ना पूछे ना, प्रक्रियाओं से सही। देखिए क्या होता है ना कि जैसे कि एक खनिज होता है, एक अयस्क होता है। खनिज एक अयस्क रहता है, अयस्क तो दोनों तो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है। लेकिन देखिए खनिज जो है ना, खनिज से देखिए दोनों से धातु हम निकाल सकते हैं। धातु इससे मैंने धातु की प्राप्ति चाहे कुछ भी की प्राप्ति, जैसे हमको मान लीजिए कि बॉक्साइट है। बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट क्या है? अयस्क है। तो बॉक्साइट से काची प्राप्त होता है? एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। एल्युमिनियम प्राप्त होता है, बॉक्साइट अयस्क है। तब माने कि अयस्क की परिभाषा होता है ना कि वैसा माने कि पदार्थ जिससे माने कि धातु की प्राप्ति एकदम आसानी से हो जाता है। माने कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ज़्यादा पैसा भी खपत नहीं होता है, ज़्यादा पैसा भी खपत नहीं होगा और आसान विधि रहता है जिससे ये एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। इसको अयस्क कहेंगे, जो आसानी से प्राप्त हो जाए। और खनिज जो है ना, एक में बहुत सारा माने कि कोची कह सकते हैं, इसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ रहता है। अशुद्धियाँ बहुत सारा रहने के कारण इससे प्राप्त करने बहुत महंगा होता है, खर्चीला होता है। महंगा खर्चीला होने के कारण इसे हाल ही हम प्राप्त ना कर सकते हैं, धातु चाहे कुछ भी, ठीक ना। तो ये हो गया खनिज, ठीक ना। इसमें कम अशुद्धियाँ रहता है, जिससे अशुद्धियाँ दूर करके और धातु प्राप्त किया जा सकता है, एल्युमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे है। देखिएगा इसको वही कह रहा है कि धातु क्रम जो है ना, अयस्कों से धातुओं के उत्पादन में कई भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया काम में आती है। धातु के उत्पादन में निहित विभिन्न प्रक्रिया के सामूहिक रूप को धातु क्रम कहते हैं। मैंने जो विधि जो अपनाया जाता है, जैसे कोई जारण विधि होता है, भर्जन विधि होता है, विद्युत अपघटन विधि होता है, जिससे हम धातु की प्राप्ति करते हैं। तो वो हो गया जो विधि है ना, ओकरे कहते हैं धातु क्रम। और खनिज के बारे में इसको लिख रहे हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाला वे पदार्थ जिसमें मुख्यतः एक रासायनिक अवयव जैसे तत्व और यौगिक उपस्थित होते हैं, उसे खनिज कहते हैं। और अयस्क में जिस खनिज में धातु का पर्याप्त प्रतिशत होता है, मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में, और जिससे शुद्ध धातु सरलता से मैंने आसानी से सस्ते प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। उदाहरण के लिए आयरन पैराइट लोहे का खनिज है, परंतु इसे लोहा प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है, अतः यह लोहा का अयस्क नहीं है। अब लोहा का अयस्क बता दीजिए क्या क्या है। हाँ, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है और लिग्नाइट है। चलिए उसी प्रकार हम पूछेंगे, आप लोग को बताना रहेगा कि अयस्क
और उससे जो अयस्क, जैसे सोडियम का अयस्क कौन कौन है ऐसे पूछेंगे। हाँ, सोडियम का अयस्क है सोडियम क्लोराइड है, बोलिएगा। दूसरा बोलिए, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बोलिए। हाँ, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl है, जिसको नमक भी कहते हैं, साधारण नमक भी कह सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट तो ना धोने वाला, एच लगल रहेगा ना, ओकरा मने खाने वाला, बाई। हाँ देखिएगा, सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl और सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3 × 10H2O। उसके बाद बोलिएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। उसके बाद बोलिएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O। उसके बाद बोलिएगा सोडियम सल्फेट हो गया बोरेक्स, हाँ Na2B4O7 × 10H2O। अब आपको डायरेक्ट कैसे पूछेगा कि बोरेक्स जो है ना किसका अयस्क है, लिखा रहेगा कि बोरेक्स है तो किसका अयस्क है, तो सोडियम को पहचाना रहेगा। लेकिन बाकी सब में तो सोडियम लगल है, लेकिन बोरेक्स वाला में सोडियम थोड़ा सा पता न चलता है। यही चलते बोरेक्स को याद रखिए कि बोरेक्स जो है सोडियम का अयस्क है। बोरेक्स जो है सोडियम का अयस्क है, जिसका फार्मूला Na2B4O7 × 10H2O होता है। ठीक, उसके बाद बताना है पोटेशियम नाइट्रेट किसका अयस्क है और फार्मूला क्या होता है। KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद बोलना है पोटेशियम कार्बोनेट। कार्बोनेट से का कार्बोनेट CO3 होता है, इतना याद रखिए, तो K2CO3। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड। आगे बोलना है डोलामाइट जो है किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का है डोलामाइट। फार्मूला क्या हो जाएगा, हाँ MgCO3 × CaCO3 होता है, माने मैग्नीशियम कार्बोनेट × कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम नहीं, लेकिन ज़्यादा मैग्नीशियम के प्रधानता देंगे। उसके बाद बोलिएगा मैग्नेसाइट का, मैग्नेसाइट के बोलेगा तो MgCO3 और डोलामाइट का हो गया MgCO3 × CaCO3। उसके बाद बोलिएगा कार्नेलाइट किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का ही है, और उसका फार्मूला क्या है, इसका उतना याद ना करना, लेकिन अयस्क जरूरी याद रखना है। लेकिन इसका थोड़ा सा देख लीजिए, KCl है × MgCl2 है × 6H2O है। KCl है MgCl2 है, MgCl2 × 6H2O है। ठीक, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, पूछ दे तो सही रहेगा। और देखिए ई वाला जरूरी पूछता है, इप्सम साल्ट या इप्सम लवण किसे कहते हैं, एकदम सेट में एकदम पूछा गया है। हाँ, मैग्नीशियम का अयस्क है, हाँ MgSO4 7H2O फार्मूला है। अब देखिएगा उसी तरह से 7H2O वाला मैंने दो गो रहता है, हाँ दो गो रहता है, एगो श्वेत रहता है, श्वेत कशिश, एगो हरा कशिश, कशिश ये भी कशिशे है। चाहे थोथा भी कहूँ कहूँ लिखेगा, नीला थोथा हरा थोथा ऐसे लिखता है, नीला थोथा, थोथा या कशिशे लिखेगा, कशिश कशिश। ठीक, तो देखिए हरा वाला में रहता है FeSO4 × 7H2O, इसको में रहेगा ZnSO4 × 7H2O, और एक में 5H2O रहता है, CU, हाँ CuSO4 × 5H2O रहता है। ठीक, ऐसे देखिए जैसे नीला पहले आता है तो 5 पहले आता है, वैसे ना तो याद रहता है, उतना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, इप्सम लवण तो पूछी दिए, कार्नेलाइट पूछी दिए, डोलामाइट पूछी दिए। अब बताना है फास्फोराइट किसका अयस्क है, फास्फोराइट नाम तो ऐसे नहीं है, लेकिन अयस्क किसका है, फास्फोराइट कैल्शियम का है, फास्फोराइट कैल्शियम का है। जिप्सम बोलिए किसका है, हाँ कैल्शियम का है, हाँ जिप्सम का CSO4 और 2H2O। लेकिन जैसे CSO4 ऐसे रहे,
CSO4 और हाफ H2O रहेगा तब किसका होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस के। और नहीं तो CSO4 और यहाँ पर ही लगता है कि 2 कभी कभी रख देता है। अब H2O यहाँ पर ही लिख देगा, इसी का होता है। तरह से लिख फ्लूर अस्पार किसका है? फ्लूर अस्पार भी इसका फार्मूला थोड़ा बोल दीजिए, छोटा है। हाँ CaF2 है और जिप्सम का होंगे CSO4 2H2O। बोलिएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कैल्शियम का है। और फास्फोराइट का फार्मूला थोड़ा बोल दीजिएगा। फास्फोराइट हाँ Ca3 PO4 के होल 2 Ca3 PO4 के होल 2। उसके बाद बोलना है बॉक्साइट का एल्युमिनियम का है, फार्मूला बोल दीजिए। 2H2O है Al2O3H2O। क्रायोलाइट तो क्रायोलाइट के फार्मूला बोलिए। कोरंडम का पूछ रहे हैं क्रायोलाइट। Na3Al एल्युमिनियम का यस का नीलम भी इसको ही कहते हैं, कोरंडम नीलम। यह Al2O3 है, Al2O3। डायास्पोर बोलिए है, इसका फार्मूला क्या है? हाँ Cu2 का है। इसका फार्मूला क्या है? 2CuCO3 इंटू COH के होल 2। इसको बोल सकते चलिएगा आगे बोलेगा मैले कॉपर का नहीं। चलिएगा फार्मूला बोलिएगा मैले का। हाँ CuCO3 हाँ ऑल 2। खाली वहाँ पर जैसे 2 पहले लगा था, मैले काइट हो गया। हाँ इसी का है फार्मूला। याद रखिएगा जो है ना कॉपर का है, कैल्को चाहे कैल्को पाइराइट रहे चाहे कैल्को साइट रहे, कैल्को। हाँ कैल्को पाइराइट और कैल्को साइट हो गया कॉपर, और मैलेकाइट कॉपर, एजुराइट कॉपर और क्यूपाइराइट कॉपर। आप बोलिएगा सीरूसाइट किसका है? पीबी का है, सीसा का है, गले हाँ पीबी का है, सीसा का है। इसका फार्मूला क्या है? ना PbCO3 है, प्लम्बम कार्बोनेट माने पीबी कार्बोनेट चाहे प्लम्बम कार्बोनेट बोलिए। गैलेना का बोलिए PbS है। चलिएगा आगे बोलिएगा कैसीटेराइट बोल दिए। कैसीटेराइट किसका है? एसएन या टीन का है। फार्मूला क्या होता है? SnO2। चलिए आगे बोलिए किसका अयस्क है? सिल्वर का है। फार्मूला क्या होता है? Ag2S होता है अर्जेंटाइट का। आइसो अर्जेंटेनम उसका UPSC नेम होता है क्या? अब बोलिएगा नेटिव सिल्वर खाली Ag है। चलिए बोलिएगा एक कॉलम याद करिएगा, इसके बाद एक कॉलम याद करिए। चलिएगा मालवा का शासक कौन था? मालवा का शासक
बाज बहादुर मालवा का शासक था। इसका शासन 1561। इसके समय मुगल सेनापति कौन था? हाँ, आदम खां और पीर मोहम्मद था। ठीक, मालवा का शासक बाज बहादुर। पूछेगा कि बाज बहादुर कहाँ के शासक था? तब मालवा का। और इसके विरुद्ध में मुगल सेनापति था आदम खां और पीर मोहम्मद 1561। बोलिएगा चुनार के शासक कौन था? अफगानों का शासन था चुनार में, अफगानों का शासन था। इसके खिलाफ कौन मुगल शासक था? अब्दुल्ला खां था मुगल सेनापति। कब? 1562। गोंडवाना का शासक कौन था? हाँ, दुर्गावती और वीर नारायण थे। वीर नारायण और दुर्गावती कहाँ के शासक थे? गोंडवाना के। इसके खिलाफ मुगल सेनापति कौन थे? आसफ खां था। वो आसफ का थोड़ा सा याद करिए, आसफ का हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 1576 हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह और आसफ खां अकबर के सेनापति। 1564 गोंडवाना। उसके बाद बोलिएगा आमेर के शासक कौन थे? भारमल थे 1562। इसके विरुद्ध में था नहीं, तो इसके विरुद्ध कोई नहीं थे। स्वेच्छा से अधिनियता स्वीकार कर लिया था, मैंने मुगल के जो बात था वो मान लिया था। उसके बाद है मेड़ता का शासक कौन था? जयमल कब? इसके खिलाफ मुगल सेनापति कौन था? सरफुद्दीन थे। उसके आगे बोला मेवाड़ के शासक कौन थे? हाँ, मेवाड़ के शासक उदय सिंह थे। इसके विरुद्ध में स्वयं अकबर था मुगल सेनापति 1568। लेकिन राणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध याद आ जाएगा 1576। मानसी और आसफ खां, मानसी था और आसफ खां था। देखिए यहाँ पर भी आ गया। बोलिएगा आगे रणथंभौर। हाँ, सुरजनहाड़ा था 1569। इसके विरुद्ध में मुगल सेनापति कौन था? भगवान दास और अकबर। उसके बाद बोलिएगा कलिंजर के शासक कौन था? रामचंद्र। शासन मैंने वर्ष कब? 1569। इसके मुगल सेनापति कौन था इसके समय? मजनू खां काकसा। उसके बाद बोलिएगा मारवाड़ का शासक कौन था? हाँ, राव चंद्र सेन था। 1570। और इस स्वेच्छता से अधिनियता स्वीकार किया था। और देखिए कलिंजर के समय कीरत सिंह था। जब शेरशाह जो है ना कलिंजर पर आक्रमण किया था उस समय कीरत सिंह था ना था, लेकिन रिवाइज करवा दे रहे हैं। कलिंजर के युद्ध के समय ना कीरत सिंह था जब शेरशाह सूरी आक्रमण किया था। चलिएगा आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रधानमंत्री पूछना ना है। उपराष्ट्रपति कब खत्म हो गया जी? तो ठीक है, सुन रहे हैं उल्टा जो भी रहे सुन रहे, कोई दिक्कत ना है। चलिएगा बोलिएगा प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? कितना वर्ष? 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन तक रहे। इसके बाद पूछ रहे हैं, जो बताइएगा ध्यान से, देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, ये 2 बार बने थे। आप बताइएगा कब से कब 2 बार बने थे, याद है? हाँ, 66 से बने थे 77 तक, 1966 से 77, और एक बार 80 से 84 तक, और उसके बाद उसका पुत्र रहता है ना राजीव गांधी 84 से 79 तक। अब आगे सुनिएगा, चरण सिंह जो थे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे, हाँ, जो लोकसभा में एक बार भी उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद बोलना है उपस्थित नहीं हुए थे चरण सिंह, मैंने चरण रखवे न किए थे। सही है। उसके बाद आगे देखिएगा,
20 मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। उसके बाद बोलना है वे कौन प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। हाँ, मात्र 13 दिन, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, इनका पुस्तक है रपटीली राहें, राजनीतिक की रपटीले राहें हैं। याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी, राजनीतिक की रपटीले राहें। उसके बाद बोलिएगा लाल बहादुर का जो शासन है कब से कब तक, माने प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे। लाल बहादुर शास्त्री पहले सेकंड प्रधानमंत्री यही हैं, 64 से 66। ताशकंद में मृत्यु हो गया था 66। और देश के बाहर मरने वाले प्रधानमंत्री यही लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966। बहुत अच्छे व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे में सुनिएगा तो रोने लगेगा, खासकर बहुत अच्छे थे। माने ये थे ना ऐसा कि इनको माता जब जैसे ही रेल में, पहले रेल वाले में भी रह चुके हैं, रेल मंत्री भी लगते हैं कि रह चुके हैं। तो क्या हुआ था ना कि जब इनकी जैसे कि गांव के थे तो इनको सोचा था कि वहाँ जैसे नौकरी, इनको रेल मंत्री जब बन गए तो इनको गांव वाला भी नहीं जानता था कि रेल मंत्री हैं कि नहीं। ये खाली छुपैले रहते हैं कि साधारण आदमी दम है और रेल मंत्री थे। काहे छिपाते थे कि ना कोई आदमी, गरीब आदमी चाहे और कोई बेसहारा आदमी जैसे कोई काम करवाना है तो इनको ही कहेगा, तो वही चलते ही ना कहते थे। इसको माँ भी आती थी ना तो जैसे तैसे मिलते थे और फिर काम हो जाता था। माने एकदम छुप छाप के ही रहते थे। जैसे होता है ना कि माने कि हम नौकरी वाला भी हैं तो दिखाएं सबको, तो दिखाते उखाते नहीं थे, बहुत सिंपल तरीक़ा से रहते थे। उसके बाद बोलिएगा जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल बताइए। 1947। हाँ, 1947 से 1964 तक। और इंदिरा गांधी को तो बताएंगे 1966 से 1977 तक। बोलिएगा मोरारजी देसाई का शासन मैंने प्रधानमंत्री कब से कब। 77 से 79 मोरारजी देसाई। बोलिएगा चौधरी चरण सिंह का, हाँ 79 से 80, ठीक। और राजीव गांधी का बोलिएगा, हम बोल दिए हैं, हाँ 84 से 89 तक। और इंदिरा गांधी इधर रहे 80 से 84 तक। अब बोलिएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, हाँ 89 से 90। अब बोलिएगा चंद्रशेखर, 90 से 91 है, 90 से 91। अब बोलिएगा फिर अटल बिहारी वाजपेयी कब से कब, सबसे शुरू में कब से कब। हाँ 96 से 96 ही, 96 से 96 ही रहे यही वाला में। मैंने 16/5/1996 से 1/6/1996 तक। और उसके पहले बोलिएगा पीवी नरसिम्हा राव कब से कब। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996। अब बोलिएगा 93 से 11 में कोई नहीं है। बोलिएगा HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा बरहवा है, HD देवगौड़ा 1996 से 1997। फिर IK गुजराल आए 1997 से 1998। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 99। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 तक। और डॉक्टर मनमोहन साहब रहे 2004 से 2014 तक। और उसके बाद नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक है। चलिएगा आगे बोलिएगा, बहुत अच्छा अच्छा इसको में है टॉपिक। बोलिएगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। हाँ, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनका बहुत योगदान है देश के एकीकरण में, माने कि हिस्सा को अपने भारत में लाने में इनका बहुत योगदान है। इनको लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये गृह मंत्री, माने पहला गृह मंत्री लगते हैं यही थे, गृह मंत्री करके। देख लीजिएगा, लेकिन प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगता है यही थे। उसके बाद बताइएगा गुलजारी लाल नंदा कब से कब तक माने कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। पहली बार तो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक। और उसके बाद 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। मैंने पूछेगा सबसे पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री यही है गुलजारी लाल नंदा पूछेगा। उसके बाद बोलिएगा सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन। मोरारजी देसाई। और सबसे कम, हाँ दम गैर, हाँ राजीव गांधी हैं सबसे कम उम्र में।
और राजीव गांधी के शासनकाल में ही 52वां संशोधन 1985 दल बदल यही लाए थे। चलिएगा, देखिए मोरारजी देसाई जो थे पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई, और इसके बाद ही आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद बोलिएगा लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? हाँ, 11 जनवरी 1966 में भारत से बाहर ताशकंद में हुआ था। ठीक, ताशकंद समझौता पूछेगा तो 1966। उसके बाद बोलिएगा जिन प्रधानमंत्री का मृत्यु उसके पदावधि के दौरान हुआ वो कौन कौन है? हाँ हाँ, देखिए कौन कौन है। जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं और इंदिरा गांधी हैं। उसके बाद बोलिएगा 7.7 में, हाँ बोलिएगा पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? कौन प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य थे? बोलिए। पॉइंट ऐसे पढ़े थे कि 7 का यहाँ दिया हुआ था, 7 पढ़ना है ना। देखिए पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य जो थे ना HD देवगौड़ा थे, HD देवगौड़ा। उसके बाद सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन तो जान गए अटल बिहारी वाजपेयी। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, कौन थे? हाँ, ई थे PV नरसिम्हा राव, कोई भी सदन के सदस्य नहीं थे। अब बोलिएगा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद बोलिएगा लोकसभा का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री वही है चरणजीत सिंह। हाँ चरण सिंह है, हाँ चौधरी चरण सिंह हैं। ठीक, उसके बाद बोलेगा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री, हाँ मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और प्रधानमंत्री से जो त्यागपत्र सबसे पहले यही दिए थे मोरारजी देसाई। और सबसे लंबा तो कार्यकाल होगा जवाहरलाल नेहरू का 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। चलिए ये तो हो गया यहाँ पर कंप्लीट। इसको मैं नाटो दे दिया ना, नया बुक में नाटो पहले एशियन दिया है, नाटो और एक और। चलिए आगे बोलिएगा एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1966 में। मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। एशियाई विकास बैंक जो है उसमें कितने सदस्य देश हैं? 67। बोलिएगा इसका 3 प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ कहाँ है? टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और एक है वाशिंगटन DC। चलिए एक हो गया। उसके बाद सुन रहे हैं नाटो। बोलिएगा नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। नाटो का पूरा नाम बता दीजिए तो। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसको हिंदी में लिखा है उत्तर अटलांटिक गठबंधन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अभी तक अटलांटिक संधि संगठन में कितने देश शामिल हुए थे? बोलिए। उस समय उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में 29 देश, हाँ 29 सदस्य राज्य शामिल हुए थे। 30। ओ ठीक है 30। हाँ नया वाला में करेगा सुधार कर, नया वाला में सुधारेगा। अच्छा इसको हटाइए, पुराना चीज़ के ना पढ़िए, नया चीज़ के पढ़िए, कोई फायदा ना। चलिएगा आगे बोलिएगा। ध्वनि का जो तीव्रता है कोची में मापा जाता है? डेसिबल में। और मनुष्य जो है ना 85 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ ना सुन सकता है। अब पागल होने का कंडीशन है 150 और 135 में बहिर। 135 डेसिबल होगा तब बहिर हो जाएगा और 150 हो जाएगा तब पागल हो जाएगा। हाँ पागल पढ़ना था वहाँ पढ़े। 50 डेसिबल से अधिक मतलब सुनता है तो पागल
हो जाता हाँ, है। तो वही। यहाँ पे मिसाइल जो होता है 180 होता है, इससे काहे नहीं पालन होता है? तो मिसाइल तो वहाँ पर नहीं रहता है, और सब सेफ्टी के लिए कुछ पहनने ना रहता होगा उतना। जेट विमान के सामने में थोड़े जेट विमान जो है ना, जेट विमान हम लोग इस वन जो उड़ता है वो जेट विमान नहीं है। जेट विमान अलग रहता है जो छोड़ा जाता है ना। चलिए आगे बोलिएगा, लोहे की शुद्धतम रूप क्या होता है? हाँ, यही चलते खूब पिटाइए, शुद्ध हो जाइएगा। पिटवा लोहा जो है ना बहुत शुद्ध है। चलिए आगे बोलिएगा, फासिज्मवाद का विचारधारा कहाँ विकसित हुआ था? हाँ, इटली में। और देखिए, नाजीवाद का जनक हिटलर को कहा जाता है, और फासिज्मवाद को कथी मुसोलिनी। हाँ, मुसोलिनी। उसके बाद बोलना है, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ क्या होता है? हाँ, संवैधानिक वैधता का परीक्षण होता है। संवैधानिक वैधता का परीक्षण। बोलेगा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किसका हुआ था? हाँ, वास्तुकला का। गंधार कला लगता है कुषाण काल ना। गंधार कला जो का विकास हुआ था कुषाण काल में, और ये जो है वास्तुकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था तो कुषाण काल में। और जो सोना के जो सिक्का था ना, सबसे ज़्यादा डाला गया था उसके काल में। हाँ, लेकिन यूनानियों जो था ना शुद्ध सोना, माने सोना के सिक्का और शुद्ध सोना, ऐसा दो प्रश्न है। हाँ, तो यूनानियों सबसे पहले चालू किया होगा ना, तो सब शुद्ध सोना यही होगा। हाँ, शुद्ध सोना कुषाण के, और यूनानी सबसे पहले सोना के सिक्का लाया था। हाँ, उसके बाद बोलिएगा, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। और कुमार गुप्त जो था ना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त किया था। आगे बोलिएगा, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब हुआ था? हाँ, 1982। हाँ, 1982। 62 का दिया हुआ था, गलती लिख दिया है वो किताब में। 62 लिखा है तो गलती है, वो काट दीजिए। 1982 हाला नहीं कीजिए। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण जो हुआ था 1982 में हुआ था। बोलिएगा, TIFR का फुल फॉर्म पहले बताइए तो। हाँ, इंस्टीट्यूट फॉर हाँ रिसर्च। ठीक, TIFR के संस्थापक कौन थे? हाँ, HJ भाभा थे। ठीक, और इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। बोलेगा, भारत से पहले कितना देश परमाणु बम का विस्फोट किया था? 5 देश। और पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब हुआ था? 1974 ना। और दूसरा हुआ था 1998। और पहला जो हुआ था स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरा जो हुआ था 1998 में शक्ति, है ना। आगे बोलिएगा, खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। चलिए बोलिएगा, बोलिएगा, लंबी घास वाली प्रेयरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? कौन मृदा कहते हैं? चरणोजेम मृदा। चरणोजेम मृदा। नीचे माने चरण के नीचे, माने पेड़ पौधा के भी चरण होता है, चरण के नीचे तो चरणोजेम मृदा, याद रखिए। बोलिएगा, आइसोनेप शब्द से क्या समझते हैं? हाँ, समान। देखिए, नेप माने होता है काची बादल, मेघ। तो देखिए, मेघ और समान, आइसो माने समान लिख लीजिए। आइसो माने समान, और मेघ माने समान मेघ यता वाली रेखाओं का धोतक। जैसे आइसो बार होता है समदाब रेखा, आइसो प्लेन्थ होता है सम तत्व जो रहता है तत्व वाला बोला जाता है। आइसो प्लेथ रहता है, फिर आइसो प्लेथ रहता होगा। हाँ, आइसो प्लेथ, आइसो बार, आइसो हाइप रहता है ऊंचाई वाला। अब आगे बोलिएगा, पैराफिन मोम कोची से प्राप्त होता है? हाँ, पेट्रोलियम मोम है। चलिए आगे बोलिएगा, विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन है? भाखड़ा है, लंबा है हीराकुंड। अब भाखड़ा बांध जो है ना, कौन नदी पर है? सतलज नदी पर है, पंजाब में है। भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पर पंजाब में है, जो विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। ठीक,
और सबसे ऊंचा बांध बोलेगा ना तो टिहरी बांध, टिहरी जो उत्तराखंड में ना है, भागीरथी नदी पर लगता है कि टिहरी। चलिए आगे बोलिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा। कहाँ स्थित है? हाँ, उत्तरी अफ्रीका में। चलिएगा उसके बाद उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ होते हैं? उष्ण मरुस्थल जो है प्रायः कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्ण मरुस्थल जो हैं प्रायः कहाँ पर पाए जाते हैं? हाँ, कर्क रेखा और मकर रेखा के पश्चिम उपांतों पर। चलिएगा बोलिएगा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? सौर ऊर्जा जो है, सूर्य का जो प्रकाश है उसका सबसे बड़ा यौगिकीकरण माने उसको तोड़ता सबसे ज़्यादा कौन है, माने यूज कौन करता है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उपयोग कौन करता है? हरे पेड़ पौधा। इसे बताइए ना, हरा पेड़ पौधा यूज करता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेटिक में। चलिएगा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक हरे पौधे हैं। बोलिएगा, क्रायोजेनिक संबंधित है, कोची से संबंधित है? क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक निम्न तापमान, क्रायोजेनिक जो है निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। जो रॉकेट जो है क्रायोजेनिक के पर आधारित है, क्रायोजेनिक ईंधन। चलिए बोलिएगा, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किस सिद्धांत का निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत जो है किसका निष्कर्ष है? E बराबर mc²। आइंस्टाइन है, तो ये सापेक्षता का समान सिद्धांत है। आगे बोलिएगा, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पल्सर। ठीक। आगे बोलिएगा, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? सल्फोनेट होता है, सल्फोनेट। अच्छा, ये जानते होंगे कि सफ़ेद कपड़ा मती में माने गर्मी में क्यों पहना जाता है, काला कपड़ा ठंडा में क्यों पहना जाता है? हाँ, थोड़ा सा ही है पॉइंट। ये सफ़ेद जो रहता है ना, जैसे प्रकाश का परावर्तन देखिएगा ना, उसी तरह सफ़ेद कपड़ा, जैसे सफ़ेद मकान बनावल जाता है, जहाँ ज़्यादा गर्मी होता है ना, वो सफ़ेद मकान रहबे करेगा। तो सफ़ेद मकान जो रहता है ना, प्रकाश को मैंने लौटा देगा, तो ये लौटा देता है। आई जो है ना काला कपड़ा, ये अवशोषण कर लेता है प्रकाश को, चाहे उष्मा को अवशोषण कर लेता है, जिसके कारण गर्मी हमको लगता है। तो गर्मी बनेले रहेगा काला में, काला पहनेंगे ठंडा में, और गर्मी में पहनेंगे सफ़ेद। काहे के ना कि गर्मी में जो सफ़ेद पहनेंगे तो उष्मा को क्या कर देगा, मैंने अपने अंदर ना आने देगा, चाहे प्रकाश को परावर्तित कर देगा। तो परिवर्तित कर देगा तो हमको थोड़ा सा गर्मी कम लगेगा। उसके बाद देखिएगा, चलिए आगे, यहाँ पर था, बोलिएगा, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? जब यूरेनियम का विखंडन हो जाता है, माने कि रेडियो विखंडन होता है, अंत में क्या बनता है? शीशा बनता है। बोलिएगा, धूम्र बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धूम्र बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का। और देखिएगा, माचिस का जो तीली होता है ना, उसके ऊपर लाल फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस, यहाँ पर लाल फास्फोरस होता है। उसके बाद बताइएगा कि थल सेना में प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? मनेकशॉ थे। ठीक। राग मियाँ के मल्हार के रचयिता कौन थे? तानसेन। ठीक है। डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स। बोलिएगा, डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है? जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। बोलिएगा, द्वंद्व न्याय शब्द का संकेत करता है किसको? द्वंद्व न्याय शब्द जो है किसको संकेत करता है? हाँ, द्वंद्व न्याय, सैद्धांतिक संघर्ष को। चलिएगा आगे बोलिएगा, लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में सबसे अधिक है?
महाराष्ट्र में कितना है लोकसभा सीट? 48 गो है। 48। उसके बाद बोलिएगा, काहेला हंस रहे हैं जी, चुप रहिए। चलिए आगे बोलिए। भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष और उम्र हो जाएगा 65। बोलिएगा, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन था? चनहुदड़ो। हाँ। और बोलिएगा, सिकंदर के शिक्षक कौन थे? अरस्तु। उसके बाद बोलिएगा, हाँ, सुकरात। देखिए, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु हो गए प्लूटो, और प्लूटो के गुरु हो गए सुकरात। ठीक। उसके बाद बोलिएगा, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? चिल्लिका। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर, जो अलाउद्दीन का सेनापति था। वो पूछ रहे हैं, वो आएगा। गाजर का रंग किसके कारण नारंगी होता है? कैरोटीन के कारण। और टमाटर के रंग लाइकोपीन के कारण। और दूध के तो जान ही रहेंगे, सफ़ेद कैसिन के कारण। और पीला थोड़ा सा हो जाता है कैरोटीन के कारण, ओकरो में होता है। हाँ, कुरकुमीन के कारण हल्दी होता है। और कुछ है, अरे याद आता है बाद में। बोलिएगा, संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम बताइएगा। सार्स, SARS। हाँ बोलिए। सीवर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। सीवर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, यही सीवर माने गंभीर होता है। बोलिएगा, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को वेक्टर कहते हैं। जैसे मलेरिया तो मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलाता है उसको। डेंगू तो एडिज मच्छर से फैलता है। सीसी मक्खी से फैलता है, वो ना पीत का होता है, काला जार होता है। सीसी ना सोने की बीमारी होता है सीसी मक्खी के कारण। और बालू मक्खी के कारण होता है वो वाला काला जार। लिस्मेनिया नामक से भी होता है, लेकिन फैलाता है बालू मक्खी। उसके बाद बोलिएगा, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? सैमुअल हैनीमैन थे। और 10 अप्रैल को मनावल जाता है होम्योपैथी डे। ठीक है, 10 अप्रैल। बोलिएगा, बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। ठीक, पार्थिनोजेनेसिस, चाहे हिंदी में अनिषेक जनन, यही ना। चलिए आगे बोलिएगा, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन कौन किया था? गौतम बुद्ध। टाइम हो गया? अच्छा। चलिएगा, पुटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में? गोल्फ। अब पाकिस्तान का स्वतंत्रता 14 अगस्त। हो गया ना? याद है? एक तो पावर लगता है कि पूछ देते हैं। बस ग्रैंड ट्रैंक रोड ना। चलिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण हाँ शेरशाह सूरी ने किया था। भारत के सबसे लंबा बांध आ गया, बोलिए। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। ठीक, बोलिएगा मिट्टी के कटाव का कारण क्या है? जंगलों का कटाई, यही कारण चिपको आंदोलन चलाएं तो सुंदरलाल बहुगुणा। छोटा डेट छोड़ दीजिए, 73-72 मत करिए, छोड़ दीजिए, इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छा से। का निर्माण कब 1571 में अकबर ने किया था। चलिएगा, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार कौन किया था? सैमुअल कोहन। और देखिए, माचिस के तीली पर लाल फास्फोरस हो गया। गांधी जी का जन्म कब हुआ था?
2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। बोलिएगा हरी सब्जी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लोहा। बोलिएगा अबरख उत्पादन में अग्रणीय राज्य आंध्र प्रदेश। बोलिएगा लोटस टेम्पल्स दिल्ली का संबंध किस धर्म से है? बहाई धर्म से है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? एकोस्टिक्स। चलिएगा रक्त समूह O को क्या कहते हैं? सर्वदाता। बोलिएगा सर्वग्राही हो गया AB। AB को सर्वग्राही माने सब से ले, वो है ना सबको देता है रक्त। चलिए आगे बोलिएगा। और O में ना है दोनों एंटीबॉडी होता है, लेकिन AB में है ना कोई एंटीबॉडी ना होता है, लेकिन दोनों एंटीजन होता है। और एकरा में कोई एंटीजन ना होता है, लेकिन दोनों एंटीबॉडी होता है। अब बोलिएगा अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत था, जो अब वर्तमान में कैसा पर्वत है? अब इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। दिन के समय पौधा कौन गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक। एगो झूम के कृषि होता है, जैसे जंगल काट दिया, फिर जंगल काट के जला दिया, फिर कृषि किया, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा जगह चल गया, वहाँ जंगल काटा, फिर कृषि किया, फिर छोड़ दिया, वो हो गया झूम की कृषि। पीच प्लांट क्या खाता है? कीट खाता है। डेंगू ज्वर एडिज मच्छर से फैलता है। और मलेरिया तो जानी गए मादा एनोफिलिस से। और फलेरिया हो गया क्यूलेक्स मच्छर से। ग्रामीण क्यूलेक्स भी दे दिया। मूलतः भागवत गीता कौन भाषा में लिखी गया है? संस्कृत में। भागवत गीता जो है संस्कृत में लिखा गया है। भारत में उच्चतम न्यायालय की संख्या कितना है? 25 को हो गया है। 25। बोलिएगा बंगाली उपन्यास में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुआ किस मठ से? आनंद मठ। जूलस रिमेट किस खेल से संबंधित है? जूलस रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति राय। बोलिएगा अयोध्या कौन नदी पर है? सरयू। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन के लेखक कौन है? मैंने कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक ना। मैंने जो है ना चाइल्ड मैंने बच्चा, पिता का पिता होता है, ऐसा कुछ होगा। तीसरे अंपायर के नियम का प्रथम शिकार सचिन तेंदुलकर। आर्यों ने किसका आराधना किया था? अग्नि का। बोलिएगा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। पाली भाषा में। हाँ, सारनाथ में पाली भाषा में दिए थे। चाणक्य के गुरु कौन थे? चाणक्य किसका माने चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? डेंगू बुखार को ही हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। आगे बोलिएगा आयकर किसके द्वारा लागू किया जाता है? केंद्र सरकार। मलयालम किस राज्य की भाषा है? केरल। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र। रोवर कप का संबंध किससे है? रोवर्स फुटबॉल से है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। ए पैसे टू इंडिया के लेखक कौन है? EM फोस्टर। और नीरसी कंपनी एगो है, ये तो इंडियन है। पैसे टू इंडिया, पैसे टू इंग्लैंड के हैं। चलिए खत्म हो गया, थोड़ा सा और है, इसको पूछ ही देते हैं, इसको काले रहते। चलिए बोलिएगा काष्ठीय पेड़ों के संवर्धन को क्या कहते हैं? हाँ, सिल्वी कल्चर। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को सापो। ऑफियोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को मछली के अध्ययन को इक्थियोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। मछली के अध्ययन इक्थियोलॉजी डेंड्रोलॉजी। सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सारोलॉजी। और काष्ठी पेड़ों का संवर्धन उसके ऊपर है पुष्पों का अध्ययन। से बोले तो इंदल सर की सवाल करेगा तो फेंक के मारेंगे, तो फेंक से फाई को। उसके कवक का अध्ययन माइको। मत्स्य पालन का अध्ययन
ये है पीसी कल्चर। अब फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अब मधुमक्खी पालन का अध्ययन और रेशम कीट पालन का अध्ययन और पक्षियों का अध्ययन नीथियोलॉजी। और देखिए पक्षी द्वारा परागण होता है क्रिप्टोफिली कहते हैं। वायु द्वारा होता है इनिमोफिली बोलिएगा। हाँ द्वारा होता है हाइड्रोफिली कहते हैं। धावनी विज्ञान को पूछ दिए एक्वास्टिक न्यूमिस्मेटिक। चलिए खत्म हो गया।